हेलो एवरीवन। आज हम आपका एक नया जो प्राणवायु स्रोतस है उसकी डिजीज पढ़ेंगे। तो प्राणवायु स्रोतस में आपके सिलेबस में कास, श्वास, हिक्का और श्वास और इनका कुछ मॉडर्न कोरिलेशन है। वन बाई वन सबकी बात करते हैं। आपका सबसे पहला टॉपिक है कास रोग। कास रोग मतलब कफ, खांसी, कफ जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में अपन खांसी बोलते हैं, उसको डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये जो प्राणवायु स्रोतस की जितनी भी डिजीज है मैं एक बार आपको वापस से बता दूं। जैसे कास, श्वास, हिक्का, ये तीन, और एक राजक क्षमा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चारों ही डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हिक्का से जनरली 2-2 नंबर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कास, श्वास और राजक क्षमा से 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो प्राणवायु स्रोतस पूरा ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली डिजीज है आपकी कास रोग। कास रोग, अब कास हो रहा है, खांसी हो रही है, तो पहले तो कोई भी, जैसे अभी हम प्राणवायु स्रोतस या पिछला कई सारा पढ़ के आए हैं, तो हर दोष में एक तो आप हर डिजीज में आपको दोष याद रखना है कि किस दोष प्रकोप से वो व्याधि हो रही है। जैसे प्राणवायु स्रोतस की हम डिजीज देखेंगे तो जनरली जितनी भी सारी डिजीज हैं मेनली कफ वातज होती हैं। कफ वातज बोलो या वात कफज बोलो, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे। कुछ डिजीज इनके कफ वात के साथ साथ त्रिदोषज भी हो सकती है, लेकिन ये दोनों तो साथ रहेंगे ही प्राणवायु स्रोतस में। क्यों रहेंगे? क्योंकि प्राणवायु स्रोतस की विकृति है। ठीक है, तो प्राणवायु स्रोतस की विकृति है यानी कि प्राणवायु का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वायु तो ऐसे आ जाएगी। ठीक है, और कफ, उरा प्राणवायु स्रोतस का स्थान मैं मानूं तो उरा प्रदेश, हृदय, कंठ, यही स्थान माने जाएंगे। और क्या है प्राणवायु स्रोतस का स्थान? हृदय। तो यानी कि वो भी कहाँ आ रहा है? थोरेसिक रीजन में, उरा प्रदेश में। इसका मतलब है कि कफ का इन्वॉल्वमेंट भी उसके अंदर होगा। तो इस तरीके से आपको हर डिजीज के अंदर दोष का याद रखना है, कौन से दोष प्रकोप से कौन सी डिजीज हो रही है। सबसे पहली डिजीज है कास्ट रोग। इसके अंदर व्याधि के परिचय में क्या बोला जाता है? अब यहाँ पर केवल लिखा हुआ है कि कंठगत उदान वायु की विकृति के कारण कास रोग होता है, लेकिन केवल उदान वायु की विकृति नहीं होती है, उदान के साथ साथ प्राणवायु की भी विकृति होती है इसके अंदर, और अपान वायु की भी विकृति होती है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो कौन सी दो वायु की विकृति मानते हैं आचार्य चरक? एक अपान वायु की विकृति और एक उदान वायु की विकृति। लेकिन अगर आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं तो वो प्राण और अपान की विकृति मानते हैं। तो इस वजह से जो है इसको प्राणवायु स्रोतस में रख दिया गया। पहली बात तो आपको वायु तीनों ही याद रखनी है। यहाँ पर केवल उदान वायु की विकृति लिख रखा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। प्राण वायु और अपान वायु दोनों ही करने हैं। जैसे हम आगे इसकी संप्राप्ति देखेंगे तो संप्राप्ति की शुरुआत में ही आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले विकृत कौन होता है। वो होती है अपान वायु, जिसकी वजह से कास की जो है शुरुआत होती है। या आप लोगों ने जनरली देखा भी होगा, छोटे बच्चों को जो खांसी हो जाती है या फिर किसी को भी जब कफ हो जाता है तो उनके अंदर जो मेन कॉमन सिम्टम होता है सभी के अंदर, वो होता है कॉन्स्टिपेशन। अब वो कैसे होगा मैं आपको संप्राप्ति के अंदर डिटेल में समझाऊंगी। फिर है इसकी निरुक्ति। निरुक्ति, अब जैसे ये अगर ये डिजीज आपके 5 नंबर या 10 नंबर में आ गई तो फिर आपको वन बाई वन सारे जो है टॉपिक लिख के आने पड़ेंगे कि इसकी निरुक्ति क्या है, निदान क्या है। तो निरुक्ति भी आप याद रखिएगा। कसति शिर, कंठ, कंठा ऊर्ध्वम गक्षति वायुरिति काश। मतलब कि क्या बोल रहा है कि वायु, कुपित वायु क्या करती है, अगर जैसे कोई भी एलर्जन जो है एंटर कर गया रेस्पिरेटरी ट्रैक में, पढ़ते हैं क्या लिखा है, श्वास प्रणाली यानी कि जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसके अंदर में विजातीय पदार्थ का मतलब है कोई भी बाहर से कोई एजेंट, कोई एलर्जन, कोई पैथोजन एंटर कर रहा है, तो श्वास प्रणाली में विजातीय पदार्थ के रुकने से कुपित वायु क्या होता है, वायु कुपित होती है, कोई भी एंटर करेगा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, उस विजातीय पदार्थ को निकालने की चेष्टा करती है। वायु कुपित होती है, क्यों कुपित होती है? कि जो भी बाहर से एलर्जन आया है उसको बॉडी से बाहर निकाल सके, जिसके फलस्वरूप श्वास प्रणाली आदि अवयवों में शोथ आदि के कारण, यानी कि अब
बाहर जैसे क्या है कोई भी आप लोगों ने इन्फ्लेमेशन के अंदर पढ़ाया था, मैंने बताया था कि बाहर से कोई भी एलर्जन, कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? सबसे पहले क्या है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट होती है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगा। तो वो कुपित वायु क्या कर रही है, जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर क्या कर रही है, शोथ यानी कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करती है। इन्फ्लेमेशन के कारण अब जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो शोथ हो रहा है, उसके कारण क्या है, विकृत शब्द उत्पन्न होता है। जो विकृत शब्द उत्पन्न हो रहा है, उसी को क्या कह रहे हैं, कास या खांसी या कफ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद कास की उत्पत्ति क्यों होती है, कि बाहर से कोई भी एलर्जन पैथोजन एंटर किया जिसकी वजह से वायु कुपित हुई। वायु कुपित क्यों क्यों हुई? क्योंकि उस एलर्जन को बॉडी से बाहर निकालना है। अब वो बाहर कैसे निकलेगा? शोथ यानी कि इन्फ्लामेशन होगा उसके बाद। तो इन्फ्लामेशन जब होगा तो उसकी वजह से जो शब्द के अंदर जो विकृति हो जाएगी, उसे क्या बोला गया है, कास। फिर है इसके निदान। अब निदान के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको मेन निदान किसके लिखने हैं, कफ और वातज, यानी कि वायु के भी निदान होंगे, कफज निदान भी होंगे और उसके साथ साथ कोई भी एलर्जिक रिएक्शन वाले निदान भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो धूम धूम, धुआं, रज के कण, धूल के कण नासिका व गले में प्रवेश करने से किसी को एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को धुएं से एलर्जी होती है। क्यों? अब इनकी एलर्जी से क्या होगा, ये एलर्जन का काम करेंगे, ये इन्फ्लामेशन स्टार्ट करेंगे कहाँ, नोज और थ्रोट में जाके। तो उसके अगेंस्ट क्या है, फिर कास हो जाएगी। तो धूम रज के मुख, नासिका व गले में प्रवेश करने से भी कास की उत्पत्ति हो सकती है। व्यायाम व रुक्ष अन्न के सेवन से, व्यायाम से क्या होगा, वात का प्रकोप होगा। और रुक्ष अन्न के सेवन से भी क्या होगा, वायु प्रकोपित होगी। वायु प्रकोपित होगी, साथ साथ क्या होगा, रुक्ष अन्न के सेवन से जो अपान वायु है उसका विमार गमन हो जाएगा। अब ये मैं आपको डिटेल में संप्राप्ति के अंदर बताऊंगी। फिर है भोजन का विमार गमन। खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते अचानक से खांसी आ गई, तो जो खाना है वो फेरिंक्स के थ्रू ईसोफेगस में ना जाके मान लो ट्रेकिया में चला गया। ट्रेकिया से अगर वो कैसे भी लंग्स में पहुंच गया, तो लंग्स के लिए, ट्रेकिया के लिए तो जो फूड है वो भी क्या है, बाहरी एजेंट है। तो उसके अगेंस्ट भी क्या होगा, इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा और खांसी भी आएगी। जनरली ये चीज सबके साथ होती रहती है कि खाते खाते अगर कोई बात कर रहा है या फिर लेटे लेटे खाते हैं तो क्या है, अगर जो खाना है वो ट्रेकिया में चल जाता है तो खांसी आती है। शवतु के वेग धारण से, शवतु यानी कि छींक, किसी को छींक आ रही थी, छींक के वेग को रोक लिया। उस छींक के वेग को रोका तो वेग धारण से क्या होता है, वायु प्रकोपित होती है। उस छींक के वेग को रोकने से जो वायु प्रकोपित होगी, अब उस छींक को किस में कन्वर्ट कर देगी, वो कास में, खांसी में कन्वर्ट कर देगी। तो ये कुछ निदान है जो जो पढ़ेंगे, वातज कास, पित्तज कास, कफज कास, इनके अंदर ये हो सकते हैं। लेकिन आप जब कास के भेद देखेंगे तो कास जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, वातज, पित्तज, कफज, शतज कास और क्षयज कास। अब ये 2 कास जो हैं वो अलग से बताई हैं आचार्य ने। शत, शतज कास, शत का मतलब किसी चोट की वजह से, क्षत का मतलब चोट लग जाना या फिर कोई एक्सीडेंटल केस, कोई इंजरी होना, इस तरीके से है ना। क्षत का मतलब आपको ऐसे लेना है। तो क्षत कब होगा, क्षत कहाँ पर होगा, पहली बात तो क्षत होगा उर प्रदेश में, थोरेसिक रीजन में। अब वो क्षत किस वजह से हुआ, कोई बाहरी कारण भी हो सकता है कि किसी तरीके से, जैसे पहले युद्ध वगैरह होते थे बहुत ज्यादा राजा महाराजाओं में, जो सेना होती थी, तो वो किसी वजह से, जैसे युद्ध करते करते घोड़े हाथी से गिर गई या फिर किसी का कोई जो शस्त्र है वो उसको लग गया, तो उस वजह से अगर थोरेसिक रीजन में चोट आ गई, ये तो ये कारण हुआ। और इसका क्या कारण हो सकता है, कोई साहसिक कार्य कर रहा है। साहसिक कार्य का मतलब कि अपने जितना उस व्यक्ति के अंदर बल है, उस बल से भी अधिक कोई कार्य कर रहा है। जैसे कि इंसान है, वो क्या है, जैसे इसके अंदर क्या आएगा, जैसे मान लो कोई घोड़े या हाथी दौड़ रहे हैं, साथ साथ में ऐसे रेस लगाई जाए कि वो व्यक्ति है वो भी उस घोड़े के साथ साथ दौड़ेगा, उस घोड़े से आगे निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जो घोड़ा है वो सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है। तो साहसिक कार्य का मतलब है कि खुद के बल से अत्यधिक बल वाला काम करना, जितनी खुद के अंदर शक्ति नहीं है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो मान लो 50 या 60 किलो का है,
ठीक है? वो वज़न उठा रहा है 200 या 300 किलो का, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन ये अगर ये 50 किलो वाला व्यक्ति है, वो अगर 100 किलो या 200 किलो का वज़न उठा रहा है, तो ये उसके लिए क्या है? साहसिक कार्य है। यानी कि खुद की ताकत से ज़्यादा, खुद के बल से ज़्यादा वो कार्य करेगा तो क्या होगा? वात का प्रकोप होगा। सभी प्रकार के साहसिक कार्य करने से क्या होगी? वायु प्रकोपित होगी। अब ये बात आप याद रखिएगा, जब मैं आपको राजक्षमा पढ़ाऊँगी, तब भी ये ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे जो शतजकास और क्षयजकास के अंदर पढ़ रहे हैं। तो वहाँ मैं आपको वापस से बताऊँगी ये सारी चीज़ें डिटेल में। क्योंकि वहाँ तो जो निदान है और भेद है वो सब इसी के बेस पे आएगा। तो अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई भी साहसिक कार्य करते हैं, साहसिक कार्य यानी कि खुद की शक्ति से अत्यधिक बल लगाकर कोई कार्य कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? वायु प्रकोपित होगी। और क्या हो सकता है? साहसिक कार्य करने से क्या है, अगर बहुत ज़्यादा कोई दम लगा के कोई कार्य कर रहा है, तो उससे क्या होगा? जो उरग प्रदेश की छोटी-छोटी वेसल्स हैं, वो क्या हो जाती हैं? बर्स्ट हो जाती हैं। ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाएँगी तो उनसे क्या होगा? ब्लीडिंग होने लगेगी और वो अगर वो ब्लीडिंग स्पुटम के थ्रू बाहर आए तो उसको हमें शतजकास समझना है। जब इसके लक्षण देखेंगे तब भी और बता दूँगी। तो अति व्यवाय क्या होगा? वात का प्रकोप होगा। अति भार वहन ये सारे क्या हैं? साहसिक कर्म हैं। ये व्यक्ति नहीं कर सकता अति भार वहन। इतना ही भार वहन कर सकता है जितनी उसकी सामर्थ्य है, लेकिन अपनी सामर्थ्य से अधिक कार्य कर रहा है, वो सारे कार्य साहसिक कार्य के अंदर आएँगे। घोड़े तथा हाथी से युद्ध करना ऐसा पॉसिबल है क्या? इंसान किसी जानवर से युद्ध कर सकता है क्या? लेकिन अगर इनसे युद्ध कर रहा है या इनके साथ-साथ दौड़ रहा है, तो भी क्या है वो उसके लिए साहसिक कार्य होगा। इससे क्या होगा? वात का प्रकोप होगा और चोट लगने पर अब आपको ये याद रखना है कि कभी भी क्षत होता है तो 2 दोष कुपित होते हैं, वात और रक्त। वात कुपित हुई है, साथ में रक्त की दृष्टि होगी, तो जो छोटी-छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं, वो कैसी हो जाएँगी? बर्स्ट हो जाएँगी, वो फट जाएँगी। एक टाइप होता है क्षयजकास। क्षयजकास किस वजह से होगी? विषम क्षय मतलब क्षय से आपको समझना है धातु का क्षय, धातु क्षय। क्षय से आपको धातु क्षय समझना है। यानी कि धातु क्षय के कारण अगर कास की उत्पत्ति हो रही है तो वो क्षयजकास। अब धातु क्षय होगा तो ज़ाहिर-सी बात है वात का प्रकोप होगा और वो प्रकोपित वात क्या है? कास को उत्पन्न कर देगी। लेकिन धातु का क्षय किन-किन कारणों से होगा? विषम और असात्म्य भोजन कर रहे हैं। धातुओं का प्रॉपर जो निर्माण होना चाहिए उसके लिए क्या है? आहार विहार साथ में होना चाहिए। लेकिन असाथ में भोजन कर रहे हैं, प्रकृति के विरुद्ध भोजन कर रहे हैं तो धातुओं का निर्माण नहीं होगा। और धातुओं का प्रॉपर निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा? धातुएँ नहीं बनेंगी तो क्या हो जाएगा? धातु का क्षय हो जाएगा और क्षय होने पर वात का प्रकोप होगा अल्टीमेटली और उससे कास की उत्पत्ति हो सकती है। घृणित वस्तुओं की सर्वदा चिंता करना। ये जो निदान है वो राजक्षमा के अंदर आएगा। ये जो है मानसिक पूर्व रूप है। घृणित वस्तुओं की सर्वदा चिंता करना मतलब कि हर चीज़ को जो कोई वस्तु है उसके अंदर दोष नहीं है, फिर भी उसके अंदर दोष देखना। सामने एकदम रूम एकदम क्लीन है लेकिन फिर भी अगर उस व्यक्ति को वो रूम गंदा दिखाई दे रहा है या खुद के अंदर उसको ऐसे लग रहा है कि मेरी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, तो ये जो निदान होते हैं वो मानसिक निदान होते हैं। ये उन्हीं को होते हैं जिनके अंदर धातु क्षय की कंडीशन होती है या जिनके अंदर राजक्षमा होता है। तो आप इसको ये भी समझ सकते हो कि अगर किसी को राजक्षमा है तो उसको क्षयजकास ही होगी। तो ये वाले निदान हैं मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में। लेकिन अभी आपको केवल ये वाले निदान और इनके भेद के नाम अच्छे से याद रखने हैं। शायद 2-3 दिन में ही मैं आपको राजक्षमा पढ़ा दूँगी तो वहाँ अच्छे से समझा दूँगी। फिर है इसका पूर्व रूप। बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है 2 नंबर के अंदर। आप सभी को कोटेशन याद करना है इसका। इम्पोर्टेंट कोटेशन है। आचार्य चरक ने बताया हुआ है क्या है? पूर्व रूपम भवेत् तेषां शोकपूर्ण्य गलाश्यता कंठे कंडू भोजानाम अवरोधस्य जायते। केवल 3 ही पूर्व रूप होते हैं कास के। पहला शोकपूर्ण गलाश्यता। शोक मतलब अ, मुख व गले में शूक भर जाने की प्रतीति। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कोई भी धान होती है, जैसे चावल का धान होता है, तो उसके ऊपर जो कवरिंग होती है चावल के ऊपर, उनको क्या क्या बोलते हैं हम? शूक बोलते हैं। तो जब भी कास होती है, अब यहाँ पर ये पूर्व रूप क्यों आया? सबसे पहला सवाल।
मुख में सूख भर जाने की प्रतीति उसे हुई क्योंकि क्या होगा, जो प्रकुपित वायु है वो उसके कंठ को इतना ड्राई कर देगी, और अगर बार बार जो अपान वायु है वो ऊपर की तरफ गमन करेगी, अभी संप्राप्ति में देखेंगे सिर प्रदेश में भी जाएगी, सभी जगह जाएगी ये अपान वायु, तो बार बार गले से होके ये मूवमेंट करेगी, तो उस वायु की वजह से गले में ऐसे लगेगा कि सूख भरे हुए हैं, यानी कि नुकीली कोई वस्तु है जो गले में भरी हुई है, जिससे क्या है, जब भी वो ब्रीद करेगा या कुछ बोलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, गले में दर्द होगा। तो ये आपको याद रखना है। क्यों हो रहा है, इसका एक ही कारण है कि वायु प्रकुपित होगी, वो क्या करेगी, गले को एकदम सुखा देगी, ड्राई कर देगी, और ड्राई करने के बाद अगर बार बार वो एयर इधर से उधर मूवमेंट करेगी, तो इसकी वजह से गले में क्या है, शूक जैसी प्रतीति होगी। जो धान की कवरिंग होती है तो वो नुकीली धान होती है, ऐसे लगेगा कि गले में कोई नुकीली वस्तु चुभ रही है, चुभने जैसी उसको प्रतीति होगी। और क्या होगा, कंठ में कंडू होगी, गला ड्राई हो जाएगा, बार बार एयर मूवमेंट करेगी, इसकी वजह से बार बार क्या होगा, कंठ में कंडू होगी। और भोजन में अवरोध, अब भोजन में अवरोध तो आना ही है, अगर उसको लग रहा है कि मेरे गले में सूख भर गए हैं, कंठ में कंडू हो रही है, तो क्या खाना खा पाएगा, क्या नहीं खा पाएगा, और खाना खाने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि अभी क्या है, आगे देखेंगे हम, अग्निमांद्य की भी कंडीशन मिलेगी। तो इसलिए क्या है, भोजन में अवरोध, गले में उसको दर्द होगा, तो गले से खाना निगलने में उसको प्रॉब्लम होगी, इसलिए लिखा है कि भोजन में अवरोध होगा। तो ये इसके 3 ही पूर्व रूप हैं, आपको याद रखने हैं। अगर कोटेशन याद हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं याद होता है तो एज इट इज हिंदी में ऐसे के ऐसे याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का। उसके बाद है नेक्स्ट इसकी संप्राप्ति। अब संप्राप्ति को आप लोग अच्छे से समझिएगा। संप्राप्ति में क्या लिखा है, निदानों का अति सेवन, जो भी निदान हमने पढ़े उनका किया अति सेवन। अति सेवन से क्या होगा, अध प्रतिहत वायु, अध प्रतिहत, अध वायु कौन सी होती है, जो निचले सबसे नीचे रहने वाली वायु कौन सी होती है, अपान वायु। अध प्रतिहत का मतलब अपान वायु। ये अपान वायु क्या करेगी, अब अपान वायु का स्थान कहाँ है, पक्वाशय में। अब इसका हो जाता है विमार गमन, किसकी वजह से, निदान सेवन की वजह से। निदान सेवन की वजह से जो अपान वायु है वो उसका विमार गमन होता है, और विमार गमन हो रहा है तो क्या है, उसका अनुलोमन ना होके, उसका अपने स्थान में ना रह करके वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ गमन शुरू करेगी। ऊपर बोले तो ऊर्ध्व स्रोतस में जाकर ऊर्ध्व गति वाली हो जाती है। अब ऊर्ध्व स्रोतस में कौन कौन से स्रोतस में आ सकती है, प्राणवय स्रोतस में वो गमन कर जाएगी। तो यहाँ पर निदान सेवन से सबसे पहले याद रखिएगा कौन सी वायु कुपित हुई है, उदान वायु कुपित नहीं हुई है, सबसे पहले अपान वायु कुपित हुई है। अपान वायु कुपित होगी, उसके बाद ये दूसरी वायु को डिस्टर्ब करेगी। तो अपान वायु कुपित हुई, अपान वायु ऊपर की तरफ गमन किया उसने, ऊपर की तरफ उरः प्रदेश बोलूं या प्राणवय स्रोतस में इसका गमन हुआ, वहां से कंठ तथा उरः प्रदेश में। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है तो कहाँ का आएगी, वहां से कंठ तथा उरः प्रदेश में। अब पहले आएगी उरः प्रदेश में, उसके बाद जाएगी कंठ में, कंठ के बाद कहाँ जाएगी, शिर के छिद्रों में। अभी मैंने बोला जो शू का पूर्ण गलाचता था वो क्यों फील हो रहा था, क्योंकि एयर का मूवमेंट कंटिन्यू बना रहता है, सिर तक भी इसका गमन होता है, तभी तो इसके अंदर सिरशूल भी देखने को मिलेगा। जिन लोगों को क्रोनिक कफ होती है उनके हेडेक भी बहुत ज्यादा होता है। तो कंठ से उरः प्रदेश में, या उरः प्रदेश से कंठ में, और शिर के छिद्रों में, और स्रोतसों व वाहिनियों में प्रविष्ट होकर उन सभी स्थलों को पूर्ण कर देती है। यानी कि पूरे जो उसका ट्रंक रीजन है उसके अंदर क्या होगी, पूर्णतः अपान वायु भर जाएगी। जो ओरा प्रदेश है, थोरेसिक रीजन है, उसमें अपान वायु प्रकोपित होकर के भर जाएगी। सभी जो जगह हैं, सभी जगह हैं वहां की, चाहे वो शिर प्रदेश हो, ओरा प्रदेश हो, कंठ हो, या वहां पर उपस्थित कोई भी स्रोतस, चाहे वो प्राणवय हो या अन्य कोई, वहां पर सब जगह क्या होगी, अपान वायु। अब अपान वायु का अपना स्थान था पक्वाशय, वहां रह के उसका अपना प्राकृत कर्म था। क्या काम था उसका, कि उसे मलमूत्र को बाहर निकालना है, या गर्भ है उसको बाहर निकालना, ये उसके प्राकृत कर्म थे। लेकिन वो ऊपर की ओर आ गई, अब वायु प्रकोपित है, साथ में वो अपनी जगह छोड़ के आई है, किसी दूसरे की जगह में उसने अटैक किया है। अपान वायु अपना जगह छोड़ करके किसी दूसरे की जगह में आई है, यानी कि प्राणवय स्रोतस में आई है। तो ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पर आई है और वो कोई विकृति ना करे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो विमार गमन करके ऊपर की ओर आई है तो वो विकृति भी करेगी। अब विकृति क्या क्या करेगी, हनु मन्या नेत्रों में भग्न,
अब भग्न का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि ये टूट जाएँगे, टूटेंगे तो नहीं। किसी को कास होती है तो ऐसे थोड़ी होता है कि उसकी गर्दन टूट गई या फिर मैंडिबल टूट गई या आँख खराब हो गई, ऐसा नहीं होगा। भग्न का मतलब है कि इनके अंदर विकृति करेगी, पेन करेगी। यहाँ पर भग्न से आपको पेन समझना है। बार-बार खाँसते हैं तो पेन होगा। हनु में, मन्या में, नेत्रों में भग्न करेगी, वह आक्षेप युक्त कर देगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ये कफ क्रोनिक रहे तो उनमें आक्षेप कर देगी। क्या कर देगी? उनको थोड़ा-सा टेढ़ा कर देगी। अब आक्षेप को अपन आप जाइए वात व्याधि के अंदर। वात व्याधि में भी क्या हो रहा था? वायु कुपित होकर के आक्षेप उत्पन्न कर रही है। तो यहाँ पर अपान वायु ऊपर की ओर आई है। यहाँ पर आपको केवल विकृति समझना है। भग्न का मतलब टूटना नहीं समझना है। और उनमें आक्षेप अगर क्रोनिक रही तो उनको आक्षेप कर देगी, आक्षेप युक्त उनमें कर देगी। फिर है नेत्र, पृष्ठ, छाती, पार्श्व को वक्र व स्तंभित कर देती है। स्तंभित मतलब वहां पर जकड़ाहट कर देगी। कहाँ कहाँ? नेत्र में, आंखों में जकड़ाहट हो जाएगी क्योंकि सभी जगह पूर्ण रूप से क्या है? वायु भरी हुई है। तो नेत्र में, पृष्ठ में और चेस्ट रीजन में, पार्श्व में, लेटरल साइड में सब जगह क्या है? वक्र, टेढ़ा कर देगी उनको और जकड़ाहट कर देगी। सभी जगह अगर वायु भरी हुई होगी तो क्या है? उन सभी रीजन में जकड़ाहट फील होगी। जिसके फलस्वरूप क्या होगा? 2 प्रकार की कास उत्पत्ति होगी। आपसे कास के भेद पूछे जाएँगे तो आपको 5 ही लिखने हैं, लेकिन ये संप्राप्ति में बता दिया है कि ड्राई कफ होगा या स्पुटम के साथ होगी। तो शुष्क कास ड्राई कफ हो सकता है या फिर विद स्पुटम। जब भी जो कास का वेग आएगा या खांसी आएगी उस व्यक्ति को तो उसके साथ स्पुटम भी आ सकता है। अब ये कब होगा? अगर वायु के साथ कफ का अनुबंध हो गया तो सकफ कास, और अगर वायु अकेली ही कास की उत्पत्ति कर रही है तो शुष्क कास। तो ये तो आपको संप्राप्ति याद रखनी है। फिर है इसका संप्राप्ति चक्र। और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं इसको? थोड़ा-सा और सुनिए। निदान का अति सेवन किया। अब निदान सेवन से 2-3 चीज़ें हो रही हैं। क्या-क्या हो रहा है? पहले पढ़ते हैं ये वाला वात का प्रकोप। वायु का प्रकोप हुआ, वायु का प्रकोप दोनों जगह हो रहा है। अब ये प्रकोपित वायु एक साथ 2 काम करेगी। क्या-क्या करेगी? रस व स्रोतस को विकृत करेगी। क्यों क्यों करेगी? क्योंकि अपान वायु जब ऊपर की ओर आ रही है तो आप खुद ही सोचिए, वो पक्वाशय से ऊपर की ओर आ रही है। यहाँ पे क्या है? स्टमक है। अब वो यहाँ से होती हुई आएगी तो क्या वो पाचक पित्त को डिस्टर्ब नहीं करेगी? करेगी। पाचक पित्त को डिस्टर्ब करेगी का मीन्स क्या है? अग्निमांद्य भी कर देगी। अब ये अपान वायु प्रकोपित होकर नीचे से ऊपर की ओर आएगी तो अग्नि को भी क्या करेगी? बुझाएगी, उसको भी कम करेगी। तो यहाँ पर उसको कम करेगी, अग्नि का मांद्य करेगी का मतलब क्या है? अपक्व रस धातु का निर्माण होगा। अपक्व रस धातु बोले तो रस की दुष्टि होगी, और रस का अगर आपको धातुओं के मल का ज्ञान हो तो रस धातु का मल क्या होता है? कफ होता है। अब रस धातु प्रॉपर ना बन के उसका मल अधिक बनेगा, यानी कि कफ का निर्माण अधिक होगा, या आम का निर्माण होगा तो भी क्या होगा? कफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगी? कफ की उत्पत्ति अधिक होगी और कफ अधिक बनेगा, यानी कि कफ का निर्माण ही ज्यादा हो रहा है। तो जब भी कास का वेग आएगा तो क्या होगा? फेरिंग्स इरिटेट होगी तो जो भी कफ पड़ा हुआ है वो बाहर निकलेगा, तो कफ का स्टीवन होगा। तो ये वाली जो संप्राप्ति है वो इसकी हो सकती है, सकफ कास की। एक काम तो ये चलेगा। और क्या होगा? अब यही वायु देखिएगा, कफ कफज कास भी कर रही है, सकफ कास भी कर रही है और शुष्क कास भी कर रही है। कास कैसी भी हो रही हो, चाहे वो शुष्क हो या सकफ हो या आर्द्र हो, आर्द्र भी बोल सकते हो आप इसे, लेकिन दोनों को शुरुआत कौन कर रहा है? वात ही कर रही है। यानी कि सबसे पहले प्रकोप तो किसका होगा? वायु का ही होगा, तब जाके कास की उत्पत्ति होती है। फिर दूसरी तरफ क्या हो रहा है? वायु का प्रकोप हुआ। वायु का प्रकोप होगा, अपान वायु का प्रकोप होगा, ऊपर की ओर आ रही है, क्या करेगी? प्राण वायु की दुष्टि करेगी। अब प्राण वायु की दुष्टि करेगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, 3 वायु का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है कास के अंदर। पहली है प्राण, उदान और अपान। तीनों के अंदर क्या है? विकृति होगी। सबसे पहले शुरुआत कौन करेगा? अपान वायु। अपान वात का प्रकोप हुआ, अपान वायु समझिएगा इसे, वो क्या कर रही है? प्राण वायु को दूषित कर रही है। प्राण वायु का उदानानुगत होना, अब यहाँ से प्राण वायु विकृत होकर के क्या करती है? उदान को भी विकृत करती है। इन वायु को भी, दोनों को भी वो विकृत करेगी। कौन? अपान वायु। सबसे पहले यहाँ पर अपान वायु लिख लीजिएगा। अपान वायु
उम, वात का प्रकोप हुआ से समझना है आपको, अपान वायु दूषित हुई, वो क्या करेगी? प्राण वायु की तुष्टि करेगी। प्राण वायु क्या करेगी? उदान वायु को दूषित करेगी। फिर क्या होगा? अब ये तीनों ही वायु दूषित हो रखी हैं, तो ये क्या करेंगी? प्राण व स्रोतस में वेगवत गमन करती हैं। ये तीनों ही एंटर हो जाती हैं प्राण व स्रोतस में। वहाँ पर एंटर होके ये क्या करती हैं, भिन्न अब वायु ही करती है, शब्द की उत्पत्ति कौन करता है? अपने शरीर में जैसे मैं बोल पा रही हूँ, तो मैं किस वजह से बोल पा रही हूँ? उदान वायु की हेल्प से। तो अपने शरीर में जो शब्द उत्पन्न करता है वो कौन करती है? वायु उत्पन्न करती है। अब ये वायु प्राण व स्रोतस में गमन कर चुकी है। तो अब तीनों वायु सामान्य अवस्था में रहेंगी, प्राकृत अवस्था में रहेंगी तो प्राकृत शब्द उत्पन्न होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ये वायु प्रकोपित है, तो ये कैसा शब्द उत्पन्न करेंगी? विकृत। विकृत बोले तो आपको जो शब्द उत्पन्न हो रहा है इम्पोर्टेंट है, एज इट इज याद रखना है। भिन्न कांस्य पात्र के समान ध्वनि की उत्पत्ति होगी। जैसे जो कांसे का पात्र होता है, पहले हुआ करते थे, जो कांसे का पात्र है अगर वो गिर जाए हाथ में से तो गिरने पर उसकी जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसी ही ध्वनि वाली कांस की उत्पत्ति हो रही है। वो किसके अंदर होगी? शुष्क कांस। अब देखो, हमने देखा यहाँ पे सकफकास या आर्द्रकास, ये दोनों जो देख रहे हैं यहाँ पर, चलो पहले इसको भी बताती हूँ उसके बाद बताती हूँ। एक तो हो रहा है ये, यानी कि शुष्क कास उत्पन्न हो गई। दूसरा, यही वायु क्या करेगी? प्राण व स्रोतस में ख वैगुण्य। ख वैगुण्य का मतलब क्या है? कि जो अपान वायु है, ख वैगुण्य कौन सी स्टेज में होता है? षटक्रिया काल की स्थान संचय अवस्था में, ठीक है? जो अपान वायु है उसका क्या हुआ? संचय हुआ, प्रकोप हुआ, प्रसर हुआ। प्रसर होके वो पक्वाशय में अपना स्थान छोड़ के कहाँ आ गई? प्राण व स्रोतस में आ गई। यानी कि ख वैगुण्य हो गया, वो आ चुकी है वहां पर, तो वो अवरोध करेगी। अवरोध किसका करेगी? जहाँ जो वहां पर क्या है और वायु है उनका अवरोध कर देगी। अवरोध कर देगी यानी कि प्राण वायु को उसका प्राकृत कर्म नहीं करने देगी, उदान वायु को उसका प्राकृत कर्म नहीं करने देगी। और क्या करेगी? अवरोध का मतलब है कि प्राण व स्रोतस के अंदर, स्वयं के अंदर अवरोध हो जाना। अवरोध से क्या होगा? फिर विमार गमन होगा। और यहाँ से जो रस की दृष्टि हुई है, यहाँ से भी आपको यही समझना है कि जो कफ उत्पन्न हुआ है वो भी क्या करेगा? स्रोतस का अवरोध अधिक करेगा। अवरोध करेगा यानी कि कफ अधिक बन रहा है, इन दोनों को आपको साथ में समझना है। यानी कि कफ अधिक बन रहा है, ये कफ अधिक बन रहा है यानी कि अवरोध की वजह से कफ की उत्पत्ति हुई है। अवरोध किसमें हुआ? रस व स्रोतस और प्राण व स्रोतस, इनके अंदर अवरोध हुआ। अवरोध होने से क्या हो रहा है? विकृत रस की उत्पत्ति हो रही है, और विकृत रस के कारण कफ की अधिक उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि रस का मल क्या होता है? कफ होता है, जिसकी वजह से क्या है? जो कास उत्पन्न होगी वो भी कैसी होगी? आर्द्र कास होगी। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब जो मैं क्वेश्चन आपको बोलने वाली हूँ या जो बात बताने वाली हूँ, उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि देखो, हमने आर्द्रकास की संप्राप्ति देखी, इन दोनों के अंदर कहीं भी आया है कि भिन्न कांस पात्र के समान शब्द की उत्पत्ति होगी क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर कफ का इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पर पूरी तरीके से वायु का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है? और अभी मैंने बोला है कि शब्द कौन उत्पन्न करता है? वायु करती है। तो यहाँ पे जो बढ़ा हुआ कफ है उसकी वजह से भिन्न कांस से पात्र वाला स्वर, इतना कास में स्वर तो होगा, स्वर विकृत होगा, लेकिन क्लियरली भिन्न कांस से पात्र के समान शब्द शुष्क कास में ही सुनाई देगा। जो कफ बढ़ा हुआ है, जो कफज कास है या जो आर्द्र कास है, उसमें क्लियरली नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है जो बढ़ा हुआ कफ है वो वायु के जो शब्द है उसको दबा दे, लेकिन यहाँ पर तो पूरी तरीके से शुष्क काश में तो पूरी तरीके से वायु का ही इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए भिन्न कांस से पात्र के समान शब्द की जो उत्पत्ति है, ध्वनि की उत्पत्ति है, वो शुष्क काश के सुनाई तो इनमें भी देगी। कास हो रहा है, कास हो रहा है तो शब्द भी विकृत हो रहा है। खांसी जैसी जो आवाज होती है वो तो कफज कास में भी होगी और वातज कास में या शुष्क कास में भी होगी, लेकिन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे क्लियरली सुनाई देगी, यहाँ पे इतना क्लियर सुनाई नहीं देगा। तो ये इसकी संप्राप्ति है। थोड़ा अच्छे से इसको इलेबोरेट करके जैसा मैंने बताने की कोशिश की है उसी तरीके से आप लोग पढ़िएगा। फिर है इसके भेद, ठीक है? भेद है वातिक कास, पैत्तिक कास, कफज कास, शतज कास और क्षयज कास।
अगर यहाँ से मान लो 5 या 10 के अंदर क्वेश्चन नहीं आया, मैं बार-बार एक ही बात बोल रही हूँ, प्राण व स्रोतस की हर डिजीज़ से केवल ओरछत्त को और शोष को छोड़ कर के सभी डिजीज़ से या तो 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। इन केस बड़ा क्वेश्चन नहीं आया तो इसके भेद पूछ लेते हैं 2 नंबर के अंदर, वरना पूर्ण रूप तो पूछे जाते हैं ही। ठीक है? तो इसके भेद हैं 5, आपको याद रखने हैं। हम वन बाई वन देखेंगे सबको। देखो, वातिक कास, पैतिक कास, कफज कास, शतज और क्षयज। ठीक है, वातिक कास में वात का प्रकोप है ही ऑलरेडी। अब ये वायु क्या करेगी? वायु के मेन काम क्या है? शूल वगैरह इनकी उत्पत्ति करना, वही काम ये वायु यहाँ पर करेगी। हृदय, शंख प्रदेश, मस्तिष्क, उदर व पार्श्व शूल, इन सभी जगह ये क्या करेगी? पेन करेगी। यानी कि जिस व्यक्ति को वातिक कास होगा उसके हृदय में, शंख प्रदेश में, मस्तिष्क से आपको शिरशूल समझना है, उदर और पार्श्व में शूल होगा। कई बार क्या होता है, खांसते खांसते पेट में भी दर्द होने लगता है और चेस्ट में भी दर्द होता है, तो उदर और पार्श्वशूल आपको ऐसे समझने हैं। और क्या होगा? स्वर भेद, आवाज कंटिन्यूअस बोल ना बोल करके उसकी स्वर में क्या हो जाएगा? भेद, यानी कि रुक रुक के बोलेगा। और वायु बढ़ी हुई है और स्वर पर डायरेक्ट इफेक्ट ये तो करेगी, क्योंकि वात प्रकोप से, क्योंकि स्वर की विकृति मेनली वात की वजह से ही देखने को मिलती है। फिर है उसके बाद शारीरिक दुर्बलता व ओजश। हमने देखा कि अपान वायु ऊपर की तरफ आ रही है और उसने क्या करा है? रस की दृष्टि, तो कास हो रही है तो सारे काम ही एक साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है कि वातिक कास है तो उसके अंदर रस की दृष्टि नहीं होगी, लेकिन जो प्रबलता है या जो प्रधानता है वो वायु की रहेगी। तो यहाँ पर रस की दृष्टि हो रखी है, उसकी वजह से क्या है? उसके अंदर आगे की धातुएं नहीं बनेंगी, तो शारीरिक दुर्बलता और ओज का क्षय देखने को मिलेगा। फिर है इम्पोर्टेंट पॉइंट 4th नंबर, अन्न पाक के पश्चात काश में वृद्धि होना। क्यों? वयो अहो रात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्या दिगाक्रमात् का मीन्स खाना खाते ही कफ की वृद्धि, खाने के पाचन काल में पित्त की वृद्धि और खाने का पूर्ण पाचन होने पर वात की वृद्धि। हम कौन सी कास पढ़ रहे हैं? वातिक कास पढ़ रहे हैं। तो खाने का जब पूर्ण डाइजेशन हो जाएगा, खाने का पाक, अन्न का पश्चात सॉरी अन्न का जो पाक है वो पूर्ण हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या है? वायु का प्रकोप हो जाएगा। कास भी कौन, पहले से ही कास कौन सी हो रखी है उसको? वातिक कास। यानी कि जो वातिक कास वाला रोगी होगा उससे आप पूछ सकते हो कि आपको ज्यादा खांसी कौन से टाइम आती है, तो वो बता देगा कि शाम के टाइम ज्यादा आती है, यानी कि जो भी वात के प्रकोपक काल होते हैं उस समय ही उसको कास का वेग अधिक आएगा। फिर है पैतिक कास। पैतिक कास में क्या है? जो वो स्थीवन करेगा, जो उसका स्पुटम होगा वो कैसा होगा? पीत होगा। आंखें भी कुछ कैसी हो जाएंगी? उसकी पीत हो जाएंगी, पित्त बढ़ा हुआ होगा इस वजह से। उर में क्या होगा? बढ़े हुए पित्त की वजह से उरा प्रदेश में दाह होगा, क्योंकि वायु प्रकुपित है। प्रकुपित वायु इस पित्त को सभी जगह गमन कराएगी, सभी जगह गमन कराएगी, तो पीत नेत्रता देखने को मिल गई, उरो दाह देखने को मिल गया। और वायु के साथ अगर पित्त भी कंठ में बार बार आएगा तो क्या होगा? तृष्णा, प्यास ज्यादा लगेगी। और कटु रस व पीत वर्णी सर्दी, अगर मान लो खांसते खांसते उसको वॉमिट आ जाती है, तो वॉमिट आएगी तो वो कैसी होगी? वॉमिट करने के बाद उसका मुंह कैसा हो जाएगा? कटु हो जाएगा और पीतवर्णी, पीतवर्णी उसको सर्दी आएगी। जो भी वॉमिटस होगा वो कैसा होगा? पीतवर्णी और कटु रस वाला। और ज्वर, भ्रम, मोह, ये इसके पित्त के जनरल सिम्टम वहां देखने को मिलेंगे। फिर है कफज कास। कफज कास में क्या होगा? मुख का कफ से लिप्त रहना, कफ बढ़ा हुआ है, मुख का कफ से लिप्त रहना, यानी कि मुंह कैसा लगेगा? हमेशा चिपचिपा रहेगा। उसके बाद है मंदाग्नि, अरुचि, वमन, ये तो कफ के जनरल सिम्टम है, ये तो होगा ही कफ के वृद्धि होने से। ये मैं बार बार आपसे डिस्कस नहीं करूंगी, एक बार इन पे डिस्कशन हो चुका है। फिर उसके बाद है वेदना रहित कास की प्रवृत्ति। अभी देख, अभी मैंने बोला कि जो कफ है वो वायु को इतना डोमिनेंट नहीं होने देगा। हम कफज कास पढ़ रहे हैं, यानी कि डोमिनेंसी किसकी है? कफ की। तो जो वेदना उसको यहाँ हो रही थी वातिक कास में, जहाँ पर शूल सभी जगह हो रहा था, वो यहाँ नहीं होगी। खांसी आएगी लेकिन उसको पेन नहीं होगा कि चेस्ट पेन हो रहा है या कहीं और पेन हो रहा है, वो नहीं होगा। वेदना रहित, क्योंकि कफ का गुण होता ही नहीं है वेदना। फिर उसके बाद है कफ पूर्ण वक्ष होने की प्रतीति। ऐसा लगेगा उसको कि मेरे उरर प्रदेश में कफ भरा हुआ है। कई बार गले में भी उसके खरखराहट होगी बहुत ज्यादा, उसे लगेगा गले में कफ भरा हुआ है। यानी कि अगर कफज कास वाला व्यक्ति है तो ये वो आते ही कह देगा कि सारे दिन ऐसा लगता है कि गले में बहुत ज्यादा कफ है, वो बाहर नहीं निकल रहा।
पूरे दिन ऐसे ही लगता है, वो आके आपसे पहली जो है कंप्लेन यही करेगा। फिर है कफ के गुण की वजह से उसका मुँह कैसा रहेगा? मुख माधुर्य होगा उसको और शिरा शूल होगा। अब शिरा शूल को आपको ये नहीं समझना है, यहाँ पे हम एक पॉइंट बोल चुके हैं कि वेदना रहित कास होगी, लेकिन यहाँ शिरा शूल क्यों हो रहा है? अगर वो ज़्यादा उसको कास आएगी, लेकिन संप्राप्ति को आपको नहीं छोड़ना है, उसमें तो वो हो रहा है ना, कफज कास भले ही है, लेकिन वायु का प्रकोप तो है ही, तो इतना नहीं होगा जितना यहाँ होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसको हेडेक भी रहेगा। बार-बार खाँसी आएगी, इरिटेट होगा, इसलिए शिरोशूल एक तो ये बोल सकते हैं, वो तो जनरल सा समझने के लिए हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वायु, अपान वायु का तो चाहे कफज कास है, चाहे पैत्तिक है, चाहे वातिक है, लेकिन अपान वायु तो बीमार गमन कर चुकी है, वही क्या करेगी? शूल करेगी। फिर है दोनों शतज और शयद। शत का मैंने बोला आपको कि चोट लगी है, आपको ये समझना है। राजक शर्मा में ये दोनों पॉइंट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। शत का मतलब अभी आपको ये समझना है कि चोट लगी है, चोट लगेगी तो ब्लड आएगा, तो बस उसी से थोड़ा-सा याद रखिए कि जो शतज-कास वाला व्यक्ति है, पहले तो उसको सूखी खाँसी आएगी, ड्राई कफ होगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही उसकी जो कफ के स्पुटम जो आने लगेंगे उसको, उनके अंदर ब्लड आने लगेगा। तो रक्त मिश्रित कफ का स्टीवन वो करेगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है? और क्या होगा? अब शत कहाँ हुआ है? उरा प्रदेश में हुआ है। किसी भी वजह से हुआ है, किसी भी साहसिक कार्य की वजह से या और किसी वजह से, तो उसको क्या होगा? उरशूल होगा और कंठ में शूल होगा। बहुत ज़्यादा पेन होगा, बार-बार जब उसे खाँसी आएगी तो गले में दर्द होगा और चेस्ट में पेन होगा। इम्पोर्टेंट 3rd नंबर का पॉइंट। जब भी उसको खाँसी आएगी तो पारावत कूजन, ये डिफरेंशिएट करने वाला लक्षण है, याद रखिएगा, संहिता बेस्ड है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। पारावत कूजन शतज में होता है, क्षयज में नहीं होता है। पारावत कूजन, पारावत किसको बोलते हैं? कबूतर को। जैसा कबूतर साउंड करता है, पारावत की जो आवाज़ होती है उसी के जैसी इसमें खाँसी वाली जब भी कफ आता है, जब भी खाँसी आती है, ऐसी ही आवाज़ उसकी आती है। जैसे कबूतरों की जो आवाज़ होती है, वैसा ही वो व्यक्ति कूजन करता है। तो याद रखिएगा, पारावत कूजन कहाँ आ रहा है? शतज-कास में आ रहा है। तोद तोद होगा, पर्व भेद और भेदनवत पीड़ा। जहाँ भी उसको पेन होगा वहाँ पे ऐसे लगेगा कोई चीर-फाड़ जैसी पीड़ा हो रही है, भेदनवत पीड़ा होती है। स्वर भेद होगा, श्वास हो जाएगा, अगर शतज-कास कंटिन्यू बना रहा तो उसको श्वास हो जाएगा और ज्वर, तो ये तो कॉमन सिम्पटम है, ये तो लिख सकते हो आप। लेकिन आपको पारावत कूजन और प्रारंभ में शुष्क, बाद में रक्त मिश्रित, ये सिम्पटम याद रखने हैं। फिर उसके बाद है क्षयज-कास। क्या होगा? क्षय की वजह से हो रहा है, धातु क्षय की वजह से हो रहा है, तो सारे लक्षण वैसे ही दिखाई देने को मिलेंगे जो दुर्बलता, वीकनेस वाले होंगे। गात्रशूल होगा, दुर्गंधित, हरित व रक्तवर्णी स्टीवन होगा। यहाँ पे क्या है? क्षयज-कास में लास्ट में जाके क्या हो जाता है? त्रिदोष प्रकोप हो जाता है, तीनों दोष का प्रकोप हो जाता है। इसकी वजह से जो स्पुटम निकलेगा उससे स्मेल आएगी और क्या होगा? हरित और रक्तवर्णी स्टीवन होगा। ज्वर, दाह, पीनस, पार्श्वशूल होगा। ये याद रखना है, कभी पतले व कभी सांद्र मल की प्रवृत्ति होगी, कभी उसको क्या है? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी उसको डायरिया हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अग्निमांद्य की वजह से होती हैं। लेकिन जहाँ दोष का गमन होगा उस अकॉर्डिंग उसको, जैसे मान लो जो दोष हैं वो सरगुण की वजह से अगर जो है रेक्टम के अंदर पहुँच गए तो उसका मल का क्या कर देंगे? भेदन कर देंगे, तो उसको अतिसार हो जाएगा। अगर वायु पूरी तरीके से ऊपर आ चुकी है या फिर जो अपान वायु है या और कोई भी वायु है, वो पक्वाशय में पहुँच करके उस मल को अगर सुखा देगी तो क्या होगा? सांद्र मल हो जाएगा, तो उसको विबंध हो जाएगा और सभी वस्तुओं के प्रति घृणाभाव, उसको सभी वस्तुओं से नफ़रत हो जाएगी। ये पॉइंट मैं बार-बार बोल रही हूँ, वहाँ राजक्षमा में